हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का यह प्रश्न है और यूपीएससी में जो पूछा गया है, PYQ ही है ये। और तो इसको देख सकते हैं आप, मैंने किस तरह आंसर राइटिंग की हुई है और इसको मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगी। इस तरह से आप लोगों को पता होगा कि किस तरह एक आइडियल आंसर लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किस देरी के। तो जी आज मैं आंसर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो बिहारी की काव्य कला अपनी ध्वनि क्षम संभावनाओं के साथ साथ रसाभिव्यक्ति में भी पूरी तरह सक्षम है। तर्क सम्मत उत्तर प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न मैंने पहले ही लिखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे डिस्कस किया जाए। और हालांकि देखिए, मैंने चेक वुक करा लिया है इसको, लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इसको डिस्कस करूँगी, जिससे कि आप लोग को भी पता हो कि किस तरह एक आइडियल आंसर लिखा जाता है। और यहाँ पे उत्तर मैंने लिखा है। तो बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। पहले उनका डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में एक दो लाइन आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। उन्होंने प्रेम, मिलन व विरह आदि के विषय में बहुत सारे काव्यों की रचना की हुई है, जिसमें ध्वनि क्षम संभावनाओं के साथ साथ रसों की अभिव्यक्ति भी बखूबी से निखरती है और पाठक को मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे कि उनके पास ऐसी काव्य कला है जो कम शब्दों में भी बहुत सारी बातें कह देती है, जैसे कि कागर में सागर भरना। अब मैंने ये लिखा नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मैंने आगे एक उनका एक उनके द्वारा लिखी गई एक काव्य पंक्तियाँ मैंने उसमें लिख दी हैं, जैसे कि कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात भरी भवन में करत है नैनन ही सौ बात। तो उपर्युक्त काव्य में बिहारी एक भवन में एक प्रेमी युगल के बीच में हो रहे गुपचुप वार्तालाप को संदर्भित किया है, जो कि बेहद कम शब्दों में है और काफ़ी ज़्यादा जो इसकी एक एक जो ये एक वर्ड भी है ना, उसको भी अगर हम लोग व्याख्या करें तो एक दो लाइन में विस्तृत हो जाएगा। खैर, इसी में बाद में बताऊंगी आप लोग को, लेकिन इसके आगे मैं पढ़ती हूँ। बिहारी रसाभिव्यक्ति में पारंगत हैं। उनकी काव्य शैली अपने आप में विशिष्ट है। वे श्रृंगार कवि हैं। इनकी अधिकांश छंद संयोग व वियोग पक्ष के विषय में हैं, जैसे कि अंग अंग नग जगमती दीप शिकासी देह दिया बुझाए होए रहो बड़े उजेरो गे है। मतलब कि नायिका के अंग से ही पूरा घर जगमग है, तो इसलिए आप दिया बुझा दो, क्योंकि गृह बहुत ही उज्ज्वल, मतलब कि बहुत सारा उजाला है। तो प्रयुक्त छंद में वे नायिका की देह की चकमक से पूरा घर उजाला है, ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बात कह रहे हैं। बिहारी की काव्यों में अनुभवों की सघन उपस्थिति है। उनकी वियोग रसाभिव्यक्ति भी बड़ी ही रोचक प्रकार की है, जैसे कि वो काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण और ध्वनि क्षमताओं लिए अभिव्यक्ति वाले काव्यों की रचना करते हैं, जैसे कि इति आवत चली जात उत चली छसातक हाथ चढ़ी हिंडोर सी लगी उसासनी साथ। अर्थात नायिका वियोग में इतनी दुबली पतली हो गई है कि सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है और सांस छोड़ती है तो इतना ही आगे। उसकी इस परिस्थिति झूले के समान हो गई है। और फिर देखिए अब आगे, अनुभव व अनुप्रास अलंकारों की सघनता के कारण बिहारी श्रृंगार वर्णन को बेहद बिंबात्मक और सजीव बना देते हैं।
वे राधे कृष्ण के बीच हो रहे नोक-झोंक की सुंदर व सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करी भौनु देन कहे नट जाए। फिर देखिए, बिहारी की काव्य कला विशिष्ट है। श्रृंगार रस में उन्होंने महानता प्राप्त की है। उन्होंने बहुत सारे काव्य की रचना भावनात्मक रूप से की है। उनके विषय में यह कहना उचित होगा कि सतसया की दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसके बाद मैंने इस पंक्ति के साथ अपने उत्तर का समापन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बीच बीच में काव्य पंक्तियाँ को भी इसमें डाल दिया है, जिससे कि ये आपका आंसर जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। और ये होता है कि हाँ, आपने मतलब अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, जो आप एक तरफ से एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, कोट करते जा रहे हैं। तो कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि एसेज में भी बहुत, मतलब कि निबंध में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उसी प्रकार ये आंसर को भी काफ़ी ज़्यादा रोचक बना देता है और सरल हो जाता है, इससे समझना आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग बीच बीच में इस तरह के कोटेशन वगैरह का प्रयोग करते जाएं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और इससे आपकी समझ भी काफ़ी विकसित होगी, और समझ जो है आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इससे मालूम होती है। अगला प्रश्न है, ये देखिए मैंने एक और प्रश्न लिया हुआ है जहाँ इसी के द्वारा ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी 2018 का यह प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे ये प्रश्न मैं स्टार्ट कर रही हूँ, किस तरह मैंने लिखा हुआ है इसको। जायसी की सौंदर्य संचेतना में उनकी उहात शक्ति साधक रही है या बाधक, सोदाहरण समझाइए। फिर मैंने उत्तर लिखना स्टार्ट किया है। पद्मावत की काव्यात्मकता में जायसी की सौंदर्य संचेतना का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्कृष्ट भाव और शिल्प सौंदर्य संबंधी जायसी की चेतना ने पद्मावत को एक नई ऊंचाई दी है। जायसी ने इस अर्थालंकारों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया है, साथ में ऊहात्मकता प्रधान है। पद्मावत में वर्णित विरह ऊहात्मक है। उसमें नागमती का विरह रत्नसेन के लिए सिंघलदीप चले जाने के कारण वर्णित किया गया है। जब सिंघलदीप चले जाते हैं रत्न सेन, तो उनके विरह में नागमती के द्वारा विरह रस की निष्पत्ति होती है, और उसके विषय में इन्होंने पद्मावत में काफ़ी ज़्यादा काव्य की रचना की हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कभी कभी, जैसे ऊहात्मकता का अर्थ ये होता है कि जब कोई विरह या फिर कोई श्रृंगार अतिशयोक्तिपूर्ण लगने लगे और काफ़ी ज़्यादा उसमें अरुचिपूर्ण होने लगे, तो उसको ऊहात्मक कहा जाता है। तो वैसे आगे इसमें देखते हैं कि किस तरह का आंसर लिखा हुआ है। और हाँ, और उसकी स्थिति गंभीर है। प्रिय के चले जाने के कारण उसके मुँह से सदैव पी पी की आवाज़ निकलती रहती है। तो ये बीच में मैंने एक कोट डाला हुआ है, मुझे याद था तो मैंने डाल दिया। धई कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मास रहा नहीं देहा, रगत न रहा बिरह तन जरा, रति रति हो ही नैन ही ढरा। बस। जायसी ने विरह के महत्व की व्यंजना करते हुए स्वर्ण पाताल का जलना स्वीकार किया है। जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, तो उसमें काव्य को पढ़ने में अरुचिपूर्ण महसूस होने लगती है, और इसके कारण उसको ऊहात्मकता का विषय माना जाता है। और फिर लेकिन नागमती का विरह वर्णन करते हुए उन्होंने बड़े विरहानुभूत रूप में से किया हुआ है। जैसे कि एक और उक्ति देखिए यहाँ पे, प्रीति बेली संग विरह अपारा, सरग बताल जरी तही झारा। और फिर नागमती के विरह ने के अलावा रत्नसेन व रानी पद्मावती के विरह का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि जब रत्नसेन रानी पद्मिनी की
सौंदर्य का परिचय पाते हैं तो वे प्रेमानुभूति के कारण पद्मावती से न मिल पाने का विरह की पीड़ा प्राप्त होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और जायसी ने फारसी काव्य से प्रेरणा ग्रहण कर नायिका के विरह का चित्रण किया हुआ है। रकत में आंसू पर ही भुआ टूटी, रेंग चली जस वीर बहुदी। ये 2 पंक्तियाँ रहीं। फिर नागवती के विरह वर्णन का संदेश की ज्वाला नागवती के विरह वर्णन का संदेश की ज्वाला का जायसी ने ऊहात्मक चित्रण किया है। उसके संदेश से संपूर्ण सिंहल जलने लगता है। जैसे कि अब आ गया, ले सो संदेश विहंगम चला, उठी अग्नि बिन से सिंहला। अंत में अतः जायसी के सौंदर्य संचेतना में उनकी ऊहात्मक शक्ति साधक रही है, क्योंकि इससे विरहानुभूति अधिक दृढ़ हुई है, जो काफ़ी प्रभावशाली है। और इस प्रकार ऊहात्मकता का अर्थ यह है कि विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जिसे पढ़कर जुगुप्सा होने लगे। और नागमती के विरह वर्णन को देखकर कहीं कहीं ऐसा प्रतीत भी होता है। तो इसके बाद ये आंसर ख़त्म होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कई सारे जगहों पे ये जो काव्य पंक्तियों का उल्लेख किया हुआ है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो आप लोग भी अपने आंसर्स में इसको ज़रूर ऐड करें और इसी तरह आंसर लिखते जाइए, क्योंकि आंसर राइटिंग स्टार्ट करना बहुत ही कठिन होता है। कठिन कह लीजिए कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप आराम से लिखने लगेंगे, लेकिन स्टार्ट करना काफ़ी कठिन होता है। कुछ मन ही नहीं करता है आंसर राइटिंग करने का, लेकिन आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि मेंस के नंबर स्कोर से ही जुड़ते हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यू में जाना होता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस आंसर से काफ़ी कुछ सीखे होंगे और इसी की वजह से मैं अब इस आंसर के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और ये वीडियो अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी मदद करे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने जो बच्चे मतलब कि जो एस्पिरेंट्स हैं हिंदी साहित्य के, तो उनके पास भी ज़रूर सेंड करें इसे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।